किसकी गर्दन पकड़े सुधांशु जी, किसकी गर्दन पकड़े? सत्ता पक्ष विपक्ष? क्योंकि तो पहली बार आप लोगों ने कह दिया राहुल गांधी माफी मांगे, अब सबसे बड़ा देश का मुद्दा यही बन गया है आज। जो आपने अभी दृश्य दिखाया वर्तमान सदन का, जरा पिछले सत्रों में याद करिए। ये तो हर सत्र के अंदर यह परिस्थिति है, विगत 4-5 संसद के सत्रों तक याद करिए। यहां तो सिर्फ नारेबाजी हो रही है, वहां तो टेबल के ऊपर चढ़ जाना, सीट के ऊपर किताब फेंकना, राज्यसभा जैसे सदन में माइक खींच लेना, स्पीकर पे हिंसक हमला, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, रूल बुक फेंक के मारी गई है। ऐसा आपने कभी सोचा था? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सत्र बदल रहे हैं, मुद्दों के बहाने बदल रहे हैं। मैं मुद्दों का बहाना शब्द इसलिए कह रहा हूं, मगर फितरत नहीं बदल रही है। विपक्ष की फितरत वही लगातार बनी हुई है। और जो मैंने आपसे कहा, एक कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। मगर यहां तो जानते क्या है कि हर सत्र से पहले एक रिपोर्ट विदेश में छपती है। कभी जब जिस जमाने में किसान आंदोलन चलेगा तो वो ग्रेटा थनबर्ग बोल देंगी, फिर तो कभी पेगासिस का मुद्दा आएगा, तो फिर हिंडनबर्ग आएगा। एक हाथ इधर है और दूसरा हाथ 7 समुंदर पार है, और 7 समुंदर पार के दोनों हाथ ताली बजाते हैं ठीक संसद सत्र से शुरू होने से पहले। और इस बार स्थिति इसलिए हम लोग हिसाब से ज्यादा पीड़ादायक हो गई कि इस बार एक प्रकार से यह पूरे भारत की व्यवस्था को उस ताली के चक्कर में गाली देने वाली बात हो गई। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए जब किसी नेता ने जाकर विदेश में यह कहा हो कि द सो कॉल्ड, चलिए डेमोक्रेसी खत्म हो रही, वो एक शब्द बोला, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका, व्हाई दे आर नॉट गिविंग एनी रिएक्शन। मैं जानना चाहता हूं अपने कांग्रेस मित्र से, प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? भारत का घेराव, भारत पे आर्थिक सैंक्शन, भारत की आलोचना, या भारत पे हमला, क्या चाहते हैं? कोई ऐसा उदाहरण बताएं जब किसी ने कहा इसका मतलब तो सीधे सीधे भारत पे जाकर बदनाम करना तो एक चीज है, सीधे विदेशों से भारत में हस्तक्षेप करने की मांग करना, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए भारत की सार्वभौमिकता, सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया का अपमान है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का अपमान है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। इसलिए हमने कहा है कि माफी मांगे बगैर काम नहीं हो सकता। लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन तो तब खतरे में पड़ता है अगर ये सच है। रोहन जी, राहुल गांधी ने ये कहा कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश क्यों चुप हैं, ये मतलब क्या चाहते हैं वो, क्या रिएक्शन दे वो लोग? देखिए, जिस प्रकार की भाजपा की नीति रही है, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, चोरी भी ये करेंगे, पुलिस भी ये करेंगे और जज भी बनेंगे कि हाँ इसने चोरी की है। देखिए अंजना जी, कब तक ये लोग देशभक्ति की आड़ में अपनी विफलताओं को छुपाते रहेंगे? मैं यहाँ पे 2 सवाल इनके सामने खड़े करना चाहूंगा कि एक बात कि क्या देश की सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है? नहीं, भाजपा भारत नहीं है। ये वो पार्टी है जिसने नोटबंदी करके देश की हालत खराब कर दी। ये वो पार्टी है जो चीन ने हमारी इतनी जमीन ले ली और आज तक कहता है कोई घुसा नहीं है। ये वो पार्टी के 3 काले कानून देश पर डाल के कम से कम 1000 से ज्यादा हमारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। मुद्दा क्या है यहां पर? मुद्दा ये है कि क्या देश की सरकार के खिलाफ जो देश के लोकतंत्र को वीक करती है, बाहर जाके बोलना अपराध है? अगर वो अपराध है, मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा, तो अगर ये भी अपराध है, बता दे भाजपा के नेता यहाँ पे जो प्रवक्ता है कि क्या ये अपराध है, तो फिर बताइए कि इसकी सजा क्या है। ये मोदी जी का वीडियो है, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये आपके सामने है। ये क्या बोले, सुन लीजिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये क्या है? पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था? ये कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के बाहर। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार की। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। अब मुद्दा, वीडियो बड़ा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुद्दा ये है कि क्या देश की, टाइम आप मोदी जी को दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी को नहीं दे रहा हूं, उनकी हकीकत में दे रहा हूं।
ये टाइम मोदी जी को नहीं, जो देश के सामने बता रहा हूं कि दो चीजें हैं कि देश की सरकार के खिलाफ देश के बाहर जाके बोलना अगर गुनाह है तो मोदी जी ने भी गुनाह किया, उसकी भी सजा भुगते। देश के खिलाफ बोलना मैं मानता हूं गलत है। और एक मैं इनको चैलेंज देता हूं, इन्होंने दो शब्द यूज किए कि राहुल गांधी ने कहा कि हस्तक्षेप करे और इंग्लिश में वर्ड किया इंटरफियरेंस। अगर ये दो में से एक भी शब्द, एक मिनट, आपकी जो प्रेस है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने रवि प्रसाद जी आपकी जो है उनकी आप प्रेस, मिस्टर प्रसाद की प्रेस देखिए, कहा हस्तक्षेप। मुझे यही प्रॉब्लम है, जो ट्विस्ट करना वर्ड्स को, हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस और प्रतिक्रिया, इसमें फर्क होता है। आप बता दीजिए, राहुल गांधी वाला आप सुना दीजिए, क्या बिल्कुल, बोला था उन्होंने? राहुल जी ने कहा अमेरिका, कि लोकतंत्र, देश का जो लोकतंत्र है, हमारा देश का लोकतंत्र, वो पूरे जो विश्व है उसका एक विभूषण है, सोने की। उन्होंने बताया कि ये इसकी हमको रक्षा करना है। और भाजपा सरकार इस जो मैं आ रहा हूं उसी पर, भाजपा सरकार इस लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है। जो दूसरे लोकतंत्र है, अमेरिका और यूरोप के लोकतंत्र को ये देखना चाहिए। दैट्स इट। दैट डजंट मीन कि उन्होंने ये कहा कि देश के खिलाफ अटैक करेगा, ये देश के खिलाफ नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज। इन्होंने फरमान सुना दिया, राहुल गांधी माफी मांगे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। माफी मांगे, अरे माफी तो आप लोग मांगे नोटबंदी के लिए, माफी मांगे चीन के खिलाफ नहीं बोलने के लिए, माफी मांगे 3 काले कानून करने के लिए, माफी मांगे देश की जनता से झूठ बोलने के लिए, माफी मांगे कि 5 करोड़ ट्रिलियन की इकोनॉमी आप नहीं कर पाए, माफी मांगिए कि किसान की आय दुगना नहीं कर पाए, माफी मांगे कि 2 करोड़ के रोजगार आप हर साल नहीं दे पाए। आपको माफी मांगनी चाहिए, हमसे माफी मत मंगवाइए। देश के मुद्दे पे बात आएगी, लोकतंत्र पे खतरा होगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हम दिल से बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। आपको जितना भी प्रोपेगेंडा करना है कर लीजिए, देश की जनता आपकी है। अभी एक माफी के लिए बात कहूं, अभी इनका जाके डिजिटल में रिकॉर्ड करके देखिएगा, इन्होंने कहा 1000 किसानों की डेथ हो गई। इससे पहले सब लोग 700 बोलते थे। किसान आंदोलन खत्म हुए 1 साल हो गया, 300 अलग से कहां डेथ हो गई भाई? आप चेक कर लीजिए ना, उस 1 साल में 300 एक्स्ट्रा कहां डेथ हो गई? कम से कम अब 700 70% तो मांगे, 700 के लिए मांगे, 700 के लिए मांगे, 700 के लिए मांगे माफी। अब मैं बताता हूं, सुनिए दूसरी बात, अब सीरियस बात कहते हैं। प्रॉब्लम जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आजकल कांग्रेस के लोगों को ऑडियो विजुअल का बड़ा वो आ गया है, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी बात जब ना कह पाए तो ऑडियो विजुअल, या फिर समझते सामने वाले जैसे नर्सरी केजी के बच्चे हैं तो ऑडियो विजुअल दिखाना हो। तो अब मैं बताना चाहता हूं, आपने जो मोदी जी का विजुअल दिखाया, इसके दोनों जवाब देता हूं। पहली बात, ये भारतीयों के बीच में बोल रहे थे, किसी औपचारिक विदेशी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी कहां बोल रहे थे? फॉरेन देश के बाहर बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूं भारतीयों के बीच में। कहां बोल रहे थे? विदेश की जमीन पे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मान्य नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं, जो पाप की बात कही तो मैं याद दिलाता हूं। याद करिए, एक मूवी थी वेडनेसडे, जिसमें कि नसीरुद्दीन शाह एक आम आदमी बना है। वो क्या कहता है कि वो दौर आ गया है कि जब कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो उसकी वाइफ फोन कर करके हर 2 घंटे पूछती है, ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया तो नहीं। वो ये नहीं जानना चाहती कि तुमने चाय पी लिया, खाना खाया, वो जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि आतंकवाद का वो दौर है कि हर व्यक्ति जब घर से निकलता है तो उसे लगता है मैं जंग पे जा रहा हूं, जिंदा वापस आऊंगा क्या नहीं। और क्या देश था जिसमें दर्जन भर शहरों में धमाके होते थे, चलती ट्रेन में धमाका होता था, बस में धमाका होता था, मॉल के बाहर धमाका होता था, पार्क में धमाका होता था। आदमी ये सोचता था, ये एक अभिव्यक्ति थी कि जिंदा वापस आएंगे नहीं। आदमी जानते क्या सोच के निकलता था कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और फिर पाप क्या था उस सरकार का? आतंकवाद पे नियंत्रण तो छोड़िए, 2007 में हवाना में जाके कहते हैं आतंकवाद से पाकिस्तान पीड़ित है, लगता है। और 26/11 का हमला हुआ नवंबर 2008 में। पाप क्यों किया वो मैं बताता हूं। जुलाई 2009 में शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, कहते हैं कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान उसका हिस्सा होता है, यानी उसका आतंकवाद हमने स्वीकार नहीं किया, अपना स्वीकार कर लिया। इसलिए आप पे वो बात लागू होती है जो रामचरितमानस में कहा गया, जासुराज प्रजा दुखारी ते नप सकल नरक अधिकारी। वो पाप था कि नहीं? अरे कौन सी स्ट्रीट पर क्या है? सुनिए, बताइए ना, यहाँ की बात कीजिए ना, देशभक्ति की। और पाप तो कहां चले गए भाई? कहां चले गए? यहाँ पे रहिए ना भाई, यहीं पे रहे ना। अरे हमने सारे उदाहरण देश के बताए, आप बाहर चले गए। का सर्टिफिकेट मत बांटिए, देशभक्ति सर्टिफिकेट आपने सारे उदाहरण यहीं के बताए भाई। और एक और बात बताऊं, ये कहते हैं देशभक्ति, जिन्होंने बोला इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। अरे इस महान पुण्य भूमि भारत को एक नेता के बराबर तौल दिया, और वो नेता जो हाई कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली में दोषी माना गया था, माफी मांगिए उसके लिए। आप माफी मांगिए, कांग्रेस ने आज तक माफी मांगी है उसके लिए। आप मांगिए। पार्लियामेंट में चल रही है बहस, पार्लियामेंट में चल रही है। हम लोगों का पैसा, हम सबका पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ा रहे हैं आप लोग।
ये जो हम लोग आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मैं आऊं और 3 मिनट के अंदर पंच आउट करके चली जाऊं और मुझे सैलरी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को मिलती है माननीय सांसद साहब, आप लोगों को मिलती अरे है। अंजना जी आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि 2 मिनट की नौकरी करें और घर चले जाएं। मूल मुद्दा जानते क्या है? मूल मुद्दा यह है कि टैक्स पेयर का पैसा सत्ता में रह के जिन्होंने उड़ाकर करोड़ों रुपए बना लिए हैं, वो सारे के सारे मौसेरे भाई मिलके एक हो गए हैं और टेंशन डाइवर्ट करने के लिए सारा बवाल कर रहे हैं। अन्यथा एक सीरियस बात कह दूं अंजना जी, एक लाइन, ये जितने दल हैं इनमें से कोई अपना नाम बताए जिसपे 2014 से पहले कभी कोई मुकदमा न चला हो भ्रष्टाचार। चुनौती से पूछता हूं। जनता दल यूनाइटेड, सर जनता दल यूनाइटेड तो हमारे साथ था 2014 में ना। ये पार्टी है दोष जिसपे ढूंढा आपके साथ उन्होंने। आपको जैसी वॉशिंग संगति मशीन बैठी है वैसे ही आपको वॉशिंग मशीन है भाई साहब, आपके साथ रहते तो फिर सोचना ही नहीं है। जितने पाप साफ हो जाएंगे पूरे दाग। नो निर्मा वॉशिंग का देखा था ऐड, ये निर्मा का ऐड आपने हमने इसीलिए 2014 से पहले पूछा था। ये वॉशिंग पाउडर भाजपा है, बताओ। दूध की सफेदी भाजपा से आई। दूध की सफेदी 2014 से पहले पीला हो त्यागी काला जी, हो सब साफ हो जाते हैं पूरा साफ। प्रकाश डालिए अपने अनुभवी आंखों से, कैसे समझे इसे? देश की संसद क्यों नहीं चल मेरे रही है? बाद क्या? की पीढ़ी के सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं ये ऐसे ही बने। इनकी भी पहली पार्टी और उनकी भी पहली पार्टी कैसी थी, मैं इन बच्चों के सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं नवी लोकसभा में आया था जिसमें राजीव गांधी भी थे और राजीव गांधी जी की माता जी का जो हत्यारा था उसकी भी पत्नी थी और आसपास बैठते थे। ऐसी भी लोकसभा थी। मेरे बाद 1991 की लोकसभा आई। उस समय पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने यूएनओ में हल्ला मचाया कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स जो हैं खत्म हो रहे हैं, और किसी तरह से पता नहीं किन्हीं वजह से मामला चला गया जेनेवा में ह्यूमन राइट्स कमेटी की बैठक की 95 में, ठीक है। तो ऐसा लगा, नरसिंह राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी उदारता थी कि उन्होंने अपना भारत का पक्ष मजबूत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी उसमें जोड़े, फारूक अब्दुल्ला उसमें जोड़े और जो और अधिकारी थे वो सब जोड़े। अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की राय कांग्रेस के नेताओं से भिन्न हुआ करती थी कश्मीर के मामले को लेकर के। जब वहां के विदेश मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा तो ताज्जुब में हो गया कि महाराज आप यहां कैसे? उसने कहा हम वहां लड़ते हैं लेकिन यहां एक रहते हैं। कश्मीर के सवाल पर समूचा भारत एक है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके लिए है मेरे मित्र, मेरे पुराने मित्र। उस समय हाँ पता नहीं फिर कब, हाँ नहीं ठीक, अभी तो इद्दत की मियाद खत्म नहीं हुई है, तलाक हुआ है। हाँ। आप चिंता मत कीजिए। आपकी पार्टी का तो अब यही कहानी नहीं, हो गई हम तो सर। भाई पता नहीं सबके कब लाडले, किसके साथ चल हम रहे। सबके लाडले हैं, इनके भी इसमें क्या दिक्कत है आपको और आपके भी। खैर फिर वोटिंग होती है। हाँ। फिर वोटिंग होती है। सुनने लायक बात यह है, और मैं सुधांशु जी आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने मुझको राज्यसभा में बताया, वो भी इस मीटिंग में थे। लगता था कि सारे मुस्लिम कंट्री भारत के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन भारत के सरकारों की उस समय की जो विदेश नीति थी वो ऐसी थी कि ईरान और इराक को भी भारत के साथ वोट करना पड़ा। ऐसा भारत था, ऐसी पार्टी थी। तो मैं चाहता हूं पुराना युग दोबारा लौटना चाहिए। ऐसी भी नफरत ना हो, मतभेद हो, मनभेद ना हो। हाँ। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता था, उस समय नरसिंह राव थे, एंड अबोल वाज जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु पर अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं प्रकाश खत्म हो गया है, रोशनी दिखाने वाला कोई नहीं बचा। अब तो हम मृत्यु की इच्छा रखते हैं विरोधी दल के नेताओं के बारे में। लिहाजा ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है ये 2024 के लिए है। वो जो अपने इंदौरी थे, राहत इंदौरी, वो एक शेर पढ़ा करते थे बच्चों कि सीमा पर बहुत तनाव है, लगता है फिर कोई चुनाव है। तो पार्लियामेंट में बहुत तनाव है, लगता है फिर कोई चुनाव है। तो 2024 का चुनाव है, ये मामला जस का तस रहेगा। मैं एक लाइन ऐड कर दूं, त्यागी जी ने जो बोला, देखिए जो 95 का इन्होंने उल्लेख किया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला, कितना आश्चर्य है कि भारत का लीडर ऑफ द अपोजिशन आके गवर्नमेंट के फेवर में आके बोलता है। और अटल जी ने सारा क्रेडिट भी दिया था नरसिम्हा राव सरकार को, लौट के आके विरोध किया था। हमने क्रेडिट के भी चक्कर में नहीं पड़े। और आज स्थिति क्या हो गई,
कि राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट पाकिस्तान यूएन में कोट करता है भारत अब मैं भी कहना चाहता हूं, इतना प्लीज, भारी अंतर अब मैं भी कहना चाहता हूं, जी। ये उस समय की उदारता थी नरसिंह राव की, जिन्होंने नेता बना करके अटल बिहारी वाजपेयी को वहां पर भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। आप क्या कर सकते हैं ऐसा? नहीं। सर विश्वास तो था कि भारत का पक्ष रखेंगे। यहाँ तो बगैर नेता बने क्या क्या कर रहे हैं, रायता फैला रहे हैं बाहर जाके। आप सर क्या आज भी आप विपक्ष में हैं, आज भी आप विपक्ष में हैं। घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। दुष्यंत कुमार की कविता है, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, यह हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। ये खास सड़कें संसद हैं। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसद ठप है और सरकार ने संसद को ठप किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम सब उसके चुनिंदा पूंजीपतियों को इस तरीके से देखें जैसे इंडिया टुडे ने एक तस्वीर छापी है। मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को बधाई देना चाहता हूं। आप सोचिए कितना मजबूत मंच है जिसके हम सब हिस्सा हैं। मुझे लगता है इसके लिए ताली बजानी चाहिए आप सभी लोगों को। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, देश के अनेक मंत्री बोलेंगे, फ्राइडे को भी बोलेंगे और सैटरडे को भी बोलेंगे। सैटरडे को संसद नहीं चल रही तब भी बोलेंगे। सोचिए ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मंच पर जाकर के बोल सकते हैं, लेकिन संसद में जहां पे इनके पास भारी बहुमत है चुप रहते हैं, घुस नहीं सकते। क्या आपने देश के प्रधानमंत्री को संसद में घुसते देखा है? क्यों चुप है? मतलब जब इस सत्र में क्या आपने देखा है? भाई क्या सत्र में तो सत्र चलेगा नहीं, तब घुसेंगे क्यों नहीं ना। चलने दे रहे आप लोग? मैं बात पूरी करता हूं, मैं बात पूरी करता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि संसद को चलने नहीं देना है। क्यों तय किया? जब इस सत्र के पहले भाग में वो 3 घंटे बोले तो पहली बार संसद में क्या गूंज रहा था? इंडिया इंडिया नहीं गूंज रहा था। ये लोग अपने आप को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मांगते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के 100 सांसद इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे? नहीं, वो मोदी 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 चिल्ला रहे थे। और दूसरी तरफ लोग क्या चिल्ला रहे थे? अडानी 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 चिल्ला रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी ने यह दृश्य देखा, उसके बावजूद 3 घंटे वो एक शब्द नहीं बोल पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के अटल अडवाणी युग का समापन था, नरेंद्र अडवाणी युग की बुनियाद थी। तो ये जो नरेंद्र अडानी युग का की जो बुनियाद है, इसमें संसद नहीं चलेगा, उनके पूंजीपतियों को इस तरीके से रख रखाव होगा। लेकिन जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, जो इंडिया टुडे ही कहता है कि देश में 18 से 24 साल के लगभग 50% युवा बेरोजगार हैं, यहां पे बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सब की इच्छा होगी कि जाके काम करें। पिछले 8-9 साल में आप देखिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लगातार गिरता रहा है। क्या किया है इन्होंने? मैंने इंडिया टुडे के मंच पर अनेक बार पूछा है। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने लगभग 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है। यहां पे कम से कम 200 लोग हैं। आप हाथ खड़ा कीजिए, क्या आप में से किसी को मुद्रा लोन मिला है? क्या आप किसी को जानते हैं कि किसी को मिला हो? तो जो सरकार निरंतर झूठ बोलती है, जिसकी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी जी को लोन मिलेगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी रोजगार लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन संसद ठप रहेगी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को माफी मांगना है। अगर राहुल गांधी को माफी मांगना है, आप संसद चलने दीजिए। अच्छा, राहुल के साथ है नहीं, ये तो बता मैं दीजिए, ये कह रहा हूं बाकी तो हो कि गया। मैं संसद के साथ हूं। मुझे लगता है कि जितने नहीं, भी लोग राहुल हैं, के पक्ष में है ये नहीं। जितने भी लोग हैं, ये ठीक सब है, वोट पार्लियामेंट इसलिए के साथ करते हैं, ये सब लोग सभी लोग इसलिए वोट करते हैं कि संसद में आपका जो प्रतिनिधि चुना जाए वो आपके रोजगार की बात करे, वो आपके शिक्षा की बात करे, आपके स्वास्थ्य की बात करे। इसलिए नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं तो सारी समूची संसद बंद है और रोज नए बहाने बनाए जा रहे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में तो जा सकते हैं, लेकिन वो संसद जो आपके घर के बगल में है वहां नहीं जा सकते। जवाब दीजिए सुधांशु जी, क्योंकि 3 वर्सेस 1 है। देखिए ऐसा है, पता नहीं उन्होंने भी शेर सुना दिया, इन्होंने भी। तो 3 मैं वर्सेस 1 नहीं है, 203 वर्सेस 1 है। बोलिए। नहीं, वो तो सर वो एक ना, अकेला सब देशभक्ति पे का भारी है इधर। भारी नहीं और है। सुनिए, देश पे भारी है, बेरोजगारी है, महंगाई ये है, पूरा वाक्य बहुत बोलने भारी दीजिए। है। और सुनिए, इतना भार उधर- बढ़ चुका है, उधर जो घटाना एक है। अकेला है ना, इतना भारी सुनिए, है। अरे सर, ये उधर जो एक अकेला है वो बाकी किसी भारी ना भारी, अपनी पार्टी बहुत भारी है। 137 साल में ला के सबसे बुरे दौर में ला के खड़ा कर दिया। 2 बार नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति नहीं आई। कह रहे नहीं वे। तो मैं इन दोनों को एक एक इनके बारे में एक एक लाइन बताता हूं जो इनके विचारधारा के कवियों ने लिखी है, और मोदी जी के आगमन से बहुत पहले जब भाजपा का कुछ भी नहीं था। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादी के एक बहुत बड़े कवि थे अदम गोंडवी, समाजवादी थे, और बाद में उन्होंने समाजवादियों के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अपराध आता देखा तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे की लाइन ये थी, मेरे वर्ड नहीं है उनके, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में।
ये किसने लिखा? आपके कवि ने लिखा, आपके लिए, हमारे ने। अब इनके लिए बंशीधर शुक्ल थे, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के लिए जेल गए। अब मेरे ख्याल से त्यागी जी ने जरूर नाम सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते थे। 50 के दशक में ही उन्होंने देखा, जैसे आजादी के बाद 50-60 के दशक में जब उनको लगा कि इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस में आने लगा था, उन्होंने एक कविता लिखी, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। वो थोड़ा अवधि में है, तो उन्होंने कहा, कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र, हरहा स्वतंत्र, गलियार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। मेरे ख्याल से तब ना भारतीय जनता पार्टी थी, न मोदी जी थे, जिस जमाने में आप ही के लोगों ने ये दो चीजें आप लोगों के लिए लिखी थी। इसीलिए मैंने विनम्रता से पूछा है, क्या मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस हमारे सत्ता में आने से बहुत पहले से नहीं चल रहे हैं? ये बताइए, 95-96 के दौर में क्या कांग्रेस के ऊपर मनमोहन सिंह जी के जमाने के आप बस उनकी प्रथाओं का निर्वहन कर रहे हैं। नहीं सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना, मनमोहन सिंह जी का दौर छोड़ दिए, नरसिम्हा राव जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनको भ्रष्टाचार के मुकदमों में जाके खड़ा होना पड़ा। हम थे क्या उस समय? राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स का आरोप लगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो सीधे किसी भ्रष्टाचार में के आरोप में घेरे में आए। हम थे क्या उस समय? सब आपका चरित्र है भ्रष्टाचार, और इस समय सारे के सारे मिलकर एक हो गए हैं और सब मिला के कर रहे हैं हाहाकार। और इसलिए मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है। दो ही चीजें हैं, अपना अपना परिवार बचाना है और अपना अपना भ्रष्टाचार बढ़ाना है। एजेंसियों पर केस्ड पैरेट तोता जो है पिंजरे में है, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने, और ये सच है, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस जब जब आपको हाथ मरोड़ना होता था तो इस्तेमाल करती थी कांग्रेस की सरकारें। अंजना जी, इसी काम के लिए इन एजेंसियों को रखा गया था। सुधांशु जी जब भी वर्तमान में फंसते हैं ना, सवाल पूछना हो तो आ सकते हैं जी। सुधांशु जी जब भी वर्तमान में फंसते हैं ना, तो उनका भूतकाल का मोड ऑन हो जाता है और कविता मोड ऑन हो जाता है। धीरे-धीरे। इन्होंने बाकी सारी बातें तो कर दी, पर जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि सुधांशु जी, आप जैसे भाजपा के नेता है कि आपकी, जो मैं शायरी जानता नहीं, पर आप लोगों ने बोला, मैं भी छोटा सा राहत इंदौर जी को पढ़ के सुना दूं कि भाजपा के नए किरदार आते जा रहे थे, पर नाटक वही पुराना चल रहा है। क्योंकि देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनको बांटने का ऊपर से लाइसेंस मिला है कि हम ही देशभक्त हैं। जिन्होंने भारत छोड़ो यात्रा का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, जिन्होंने राष्ट्रगान का विरोध किया, 52 वर्ष तक अपने, बीच में मत बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आराम से, राष्ट्रगान का विरोध किया, 52 वर्ष तक तिरंगा नहीं फहरा, वो गांव को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांध रही, देश की जनता जानती है। मुद्दा यहां पे मैंने बात की, जो शुरुआत की, एक भी सवाल का जवाब नहीं था, सिर्फ इतना सवाल, अगर देश के बाहर जाके सरकार की उसके खिलाफ बोलना अगर वो गुनाह है तो मोदी जी ने गुनाह किया है। देश के खिलाफ नहीं बोला, ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। तो कौन से मुद्दे पे आप संसद रोक रहे हैं? आप जेपीसी को रोकने के लिए संसद रोक रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर जेपीसी बन गई, आपका जो दूध का दूध है, पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। और इसीलिए चार बेरोजगार मंत्री जिसके पास कोई काम नहीं है, इनकी सरकार में एक ही मंत्रालय है, ट्रोल मंत्रालय, और सारे मंत्री की कंपटीशन होती है। कभी स्मृति जी आगे आ जाती है, कभी अनुराग ठाकुर आते, कंपटीशन चलती है कि ट्रोल मंत्रालय में सबसे बड़ा मंत्री कौन है। बाकी तो किसी के पास और जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, इनके बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार मिल जाता है। राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ बोलो, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। पर देश की जनता समझ चुकी है, राष्ट्रभक्ति की आड़ में अब अपनी विफलता नहीं छिपा पाएंगे। आप नहीं छिपा पाएंगे। आप बताइए, आप बनाइए ना, हम इतिहास का क्लास नहीं रख रहे हैं भाई साहब। आप जेपीसी बनाइए, इतिहास में जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? क्या आप बताइए, इसीलिए मैंने पूछा ना, क्यों नहीं बना रहे? मैं बताता हूं, इनको देखिए खुद नहीं पता है, इनकी सरकार के समय में जेपीसी बनी थी। बताइए, आपको विश्वास है ना अपनी सरकार पे? सर बता रहे हैं, निर्मा वॉशिंग पाउडर है, नहीं, या भाजपा वॉशिंग पाउडर है, सब आप कुछ दिल जाता है। अरे ये दाग इतने बुरे हैं, ये तो दाग अच्छे हैं वाले। अभी इनके ऊपर दाग बहुत अच्छे हैं, अब इनके दाग पूरे हो गए, अब इनके दाग पूरे हो गए। आप सुनिए, हम बता रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी गठित कर दी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी विषय पे सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, क्या संसद का सुप्रीम कोर्ट की समझ अधिक बेहतर है किसी चीज को जांच करने के संदर्भ में या कांग्रेस के नेताओं की? ये मैं दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं कि राहुल गांधी की बुद्धि ज्यादा सही है या उनकी। और जेपीसी में जवाब देता हूं, इनको नहीं पता था बोफोर्स पे जेपीसी बनी, सारी पार्टी होती है, शंकरानंद थे और उन्होंने सबको क्लीन चिट दे दिया। सुनिए, बहुत कम समय में पूरा सबको क्लीन चिट दे दी थी, और बाद में जब जांच हुई तो क्वाट्रोची का अकाउंट, उसमें पैसा सब कुछ निकल आया जो जेपीसी में सब पाप हो गया था। चलिए
आप एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद इन नहीं, बच्चों के मैं मैं प्रश्न सुधांशु नहीं, जी सर के- एक सवाल तो सुन मैं- हाँ लीजिए। जी। आप ही आपने कहा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके खिलाफ विपक्षी सांसदों ने पत्र लिखकर कि उनका यूएस ट्रैवल को बैन किया जाए, इस तरह की चिट्ठियां लिखी। उसके बाद से आप देखिए, चौकीदार जो उनके लिए फ्रेज गढ़ा गया था, चोर तक कहा गया। अभी जो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो रही थी तो ऑन रिकॉर्ड वहां पर नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगा रहे थे। तो ताली तो दो हाथ से बजती है। मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने आज तक, जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो असंसदीय हो। और मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उनकी उम्र 100 साल हो, लेकिन उनकी चुनाव में पराजय हो। 200 साल उनकी उम्र हो, लेकिन पॉलिटिकली हम लड़ें। मैं अपने मित्र सुधांशु जी की बात पे कहना चाहता हूं, जिन्होंने समाजवादियों का चित्रण किया है। डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार को आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में इनसे बढ़िया कोई समाजवादी नेता नहीं है, तो सारे समाजवादियों को एक थैली में मत रखिए। लंबे समय तक हमने आपने काम किया है जॉर्ज फर्नांडिस पर, नीतीश कुमार पर, और इनकी सरकार में भी और इनकी सरकार में भी नीतीश कुमार पे चवन्नी की चोरी का इल्जाम नहीं है। अकेला नेता है जो 17-18 साल तक देश का मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन किसी के चंगुल में नहीं फंसा। लिहाजा सारे समाजवादी मतलब एक से बाकी चंगुल में फंस रहे हैं क्या? ये तो आरोप तो लगी रहे सब पे, और एक चीज और बोल दूं, सुनिए, आरोप तो लगी रहे। मतलब सिर्फ नीतीश कुमार ही पाक हाँ साफ है? बिल्कुल, नीतीश कुमार पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। मतलब बाकियों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, नहीं, सोच मैं लीजिएगा, इनको त्याग नहीं कह, लीजिए। इनको नहीं कह रहा हैं? हूँ। इन्होंने जो कहा समाजवादियों के बारे में, मैं उसका जवाब मतलब एजेंसियां सही काम एंड कर आई रही एम हैं। प्राउड ऑफ टू बी ए सोशलिस्ट। ठीक है, छोटे छोटे सवाल जल्दी पूछिए, मैं माइक पकड़ी हुई हूँ। हाँ, सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आज माफी को छोड़िए, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। आप आज बताइए महंगाई के ऊपर, अभी मोदी जी हर घर हर गांव में तो एलपीजी गैस प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन क्या कोई भी गरीब उसे एफर्ड कर सकता है? इस पर आपका क्या कहना है? आपने महंगाई की बात कही, तो अभी जब राहुल गांधी जी का विषय है तो कांग्रेस तमाम लोगों ने कहा इससे पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट हो चुका है, सारा ट्रेड एंड कॉमर्स से एक है, तो कौन सी LPG फर्क पड़ गया अगर विदेश में जाके कुछ बोल दिया? LPG तो मैं पूछना चाहता हूं, हाँ उसी पे आ रहा हूं, LPG पे आइए। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। ये बताइए, इस समय कोई एक देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से अधिक हो। बताइए, आप लोग सब युवा छात्र हैं, G7 G20 में खोजिए, और विकास की दर भारत से कम हो। वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है 2.9%, भारत की है 6%। इस समय इस पूरे दौर में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है महंगाई के दौर में। और इन्होंने अभी बोला था, मैं बेरोजगारी पर भी बोलता हूं, पीरियोडिक लेवल सर्वे का डाटा, मैं डाटा के साथ बोल रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं जैसे लोग कभी कह देते हैं। उसका अभी का जो लेटेस्ट सर्वे है, उसने कहा अब वो 4.1% पे आ गई है बेरोजगारी की दर, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी अब कोविड के दौर के बाद अब हम निकलना शुरू हो गए हैं, नॉर्मल होने की स्थिति की तरफ आ गए। छोटा सा जवाब। हाँ। देखिए, यहाँ पे करीब 200 लोग हैं, मैंने कहा, ये कहते हैं 4%। सरकार का बयान है कि बेरोजगारी केवल 4% है। क्या आप सरकार का नहीं भाई, पीरियोडिक लेवल सर्वे, सरकार आप के पढ़े प्रवक्ता लिखे हैं हैं, सर, ऐसे मत ठीक है, बोलिए। आपके सर्वे के हिसाब से हमारा सर्वे नहीं भाई, पीरियोडिक लेवल सर्वे, फिर यही प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप, इनके कहने का मतलब ये है कि देश में 25 में से सिर्फ एक युवा बेरोजगार है? 4% का वो मतलब होता है। क्या आप सहमत हैं? क्या आपके आसपास 25 में से एक ही युवा बेरोजगार है? क्या आपके घर परिवार में 25 में से एक ही? जो सरकार आंकड़े की ऐसी कलाबाजी करे, जब आप अपने घर के सिलेंडर की बात पूछें तो कहे कि G20 में देखिए किसी के घर में कितनी महंगाई है। क्या आपने G20 को वोट दिया था? आपने मोदी जी को वोट दिया था जब स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर सिर पे लिया था और मोदी जी ने कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई सिलेंडर की मार। ये धोखा आप लोगों से किया जा रहा है और इसका जवाब संसद में मिलना चाहिए, इसलिए संसद अब इसमें एक फैक्ट रख ठीक है, दूं, अगला सुनिए, सवाल जल्दी। आज भी एलपीजी का सिलेंडर कितना है? 1000 रुपए का है ना? आपको मालूम 1100। बढ़ गया, सुनिए, अभी बढ़ गया। जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था, जाके चेक कर लीजिए, 1241 रुपए का था। यहाँ पे सुनिए, बात सुनिए, 1200 का सिलेंडर खरीदा जनवरी 14 में। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 1241 रुपए का सिलेंडर था। ये छात्र है, मुझे नहीं लगता इनको पता भी होगा छात्र की 2014 में किस कीमत में खरीदा था। अगर आप इनको 10 साल पहले ले जाए स्कूल में होंगे। बेहतर है हमारी स्थिति। जल्दी जल्दी छोटे छोटे मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। अगर हम ये मान भी लें कि बेरोजगारी एक समस्या नहीं है,
लोगों ये के कौन कह अंदर रहा है समस्या नहीं है? लोगों के अंदर कुछ स्किल्स की कमी है जिसकी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉब्स, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि द एम्प्लॉयज आर गेटिंग वेरी हेफ्टी सैलरीज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हिंदी में पूछे। हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, देयर सैलरीज आर वेरी लो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेस जो हम सरकार को पे करते हैं, सो दे आर वेरी वेरी हाई। सो व्हाई क्यों डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं और थोड़ा सरकारी? हम आपकी बात से समझ नहीं पा रहे हैं। जानकारी तो यह है कि प्राइवेट में ज्यादा सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, आपने कहा कि गवर्नमेंट में ज्यादा सैलरी मिलती है। छोटे छोटे इट्स रिलेटिवली डिपेंड्स अपॉन द जॉब। सर सुधांशु सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने अभी बोला कि ये सिर्फ इस सत्र का बात नहीं है, हर सत्र में ऐसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कभी बुक फेंके जा रहे हैं, कभी माइक उखाड़े जा रहे हैं। पर सर मेरा एक सिंपल सवाल है, ये लोग अगर भटका भी रहे हैं टॉपिक से, सर आप भटक क्यों रहे हो? ठीक है, उसका जल्दी मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कहा कि G20 में हम आ चुके हैं, हम उसके चेयरमैन बन चुके हैं, पर उसका क्या फायदा कि अगर जनता ही खुश नहीं है उस डेवलपमेंट से, तो उसका क्या मकसद है? और सर हर बार बीजेपी की नेगेटिव की देखते हो, पॉजिटिव भी तो है। जहाँ 370 हटाई है, राम मंदिर निर्माण जब से कांग्रेस कहाँ थी, जिस टाइम 370 स्टार्ट हुआ था और अब आगे खत्म हुआ है, कांग्रेस की 70 मतलब इतने टाइम तक था, वो बीच में कांग्रेस कहाँ थी? ये ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे राहुल गांधी ने स्टेट किया कि इंडियन डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो रही है और फॉरेन कंट्रीज का इंटरफेरेंस मांगा है, क्या ये इंटरफेरेंस सच में जरूरी है? क्या हम अपने देश को अकेले नहीं संभाल सकते हैं? ठीक। मेरा बीजेपी से सवाल है, जितनी भी जनता यहाँ पे बैठी है, आज तक आपने जितनी भी स्कीम्स निकाली हैं, उस स्कीम्स का कौन से गरीब और कौन से मिडिल क्लास को फायदा हुआ है आज तक? ठीक है, छोटा सा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और अडानी के मुद्दे से भटकाने के लिए आप CBI ED कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, जो मौसम बदल रहा है। हाँ नहीं, मौसम बदल रहा है, बिल्कुल उस बात का जवाब देते हैं। देखिए समस्या मौसम बदल रहा है, आपने कहा, तभी तो मैंने पूछा 2014 से पहले बताइए CBI ED सबके इनके पीछे थी कि नहीं? मौसम पहले बदल भी रहा थी है, भाई, सुधर जाइए, सुधर जाइए। पहले भी थी। इनके खिलाफ केस कब दर्ज हुआ है? 2013 अक्टूबर में नेशनल हेराल्ड। हमारी सरकार थी क्या? सरकार ने दर्ज किया था क्या? ये बड़े दिल्ली हाई कोर्ट से दर्ज किया था। ये तो बड़े निष्पक्ष हैं कि अपने खिलाफ नहीं सर, आप बुजुर्ग हैं, आपको भी नहीं ध्यान है सर। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से हुआ किया था। सरकार की नहीं, सरकार की चलती तो होता ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सदा सर्वदा से ऐसे हैं, ये सारे के सारे लोग आकर, और जो घोटाले थे कभी भी इन्होंने जांच नहीं की। हम सब में कोर्ट गए और सब जगह से हमको राहत। ठीक है, छोटे छोटे मगर जिसके बाद जवाब एंड में दीजिएगा। देखिए रोहन जी, अंजना जी, मौसम बदल रहा है, इनको समझना पड़ेगा। जनता के सवाल है, आप सरकार में हैं, 9 साल से विपक्ष की आलोचना कीजिए, अटैक कीजिए, पर आप सरकार में काम करने के लिए हैं। और मोदी जी ने बहुत बड़े वादे किए थे जिसके लिए जनता ने वोट दी। आखिरी चीज, इन्होंने अभी भ्रष्टाचार की बात की, 5412 केसेस दर्ज हुए हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, एक भी भाजपाई का नाम बता दीजिए। आपका जो वॉशिंग पाउडर कितना साफ है, और मैं आपकी मार्केटिंग कर रहा हूं वॉशिंग पाउडर की। देखिए मित्रों, इनका वॉशिंग पाउडर देखिए कि 5412 केस में एक भी भाजपाई नहीं। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए इनके वॉशिंग मशीन के लिए। अरे भाई, अब आप कहते हैं जेल में कोई भला आदमी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें भाई? विश्वास शर्मा साहब, जेल में कोई भला आदमी नहीं होता है, साफ हो गए। बताइए, कोर्ट कचहरी में, थाने में कोई भला आदमी नहीं जाना चाहता है, तो कहते बताइए कचहरी में कोई भला आदमी नहीं दिख रहा है, थाने में कोई भला आदमी नहीं दिख रहा है, क्या बेकार का तर्क है? त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी ED, CBI, इनकम टैक्स काम करती थी, और उस समय हम खरा बोल के मानेंगे आप? और हम और ये दोनों तीनों उसके शिकार आपका थे। अच्छा है सर, दोनों घर में झांके हुआ है। हाँ, अंदर से तीनों 1 2 3 सब पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पुरानी मित्र पार्टी है, उसने इनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चूंकि कोई दल बचा नहीं है छोड़ के हमारे दल को, जिसके नेता पे डिस्प्रोपोर्शनेट मुकदमे ना दर्ज हो। बीजू जनता दल पे भी नहीं है सर। देखिए, जिसपे नहीं है तो नहीं है। देखिए, इस बार की संसद में जो 17वीं लोकसभा है, 100 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मामले। क्या इन लोगों ने भजन कीर्तन किया था इसलिए आपराधिक मुकदमे हैं? क्या अभी भजन कीर्तन कर रहे हैं? चाहे वो जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर किस तरह का ऐसे बड़े बड़े मंत्री बचकाना तर्क है। सुनिए, मर्डर का चार्ज, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज,
और राइटिंग के चार्ज लगे हुए हैं। तो सरकार को, अगर सरकार निष्पक्ष नहीं है, लेकिन हाँ, पुनः बात अब कहूंगा, जवाब दे दूं। संसद चलनी चाहिए। ये सब बातें संसद में होनी चाहिए। संसद ठप है, यानी कि देश के लोकतंत्र को ठप करने की साजिश है। देखिए, ये जो आपराधिक मुकदमे की बात इतने भोलेपन से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हाँ हमारे नेताओं पे है, एक भी नहीं। डॉक्टर जोशी और अडवाणी जी पे भी आपराधिक मुकदमा है, और अतीक अहमद पे भी आपराधिक मुकदमा है, दोनों बराबर हैं। अरे बेदर्दी मेरे बालम शबनम है, कभी शोले अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े बोल